हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। आज तो दिमाग खराब कर दिया इसने। हेलो। एम आई ऑडिबल? हेलो बच्चों। हेलो। हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। जय श्री राम। आज तो बेटा दिमाग कति बिल्कुल ये लगा लो। फिर 20 मिनट्स हो गया मेरे को लगे हुए इसके पीछे। अरे क्या बेस्ट बच्चा। दिमाग खराब कर दिया इसने। हाँ बेटा। अब सब सही है ना? आई थिंक। ये विनय कौन है? मेरी क्लास में पहली बार ही दिखा ये नाम तो। गुड इवनिंग बेटा। सॉरी फॉर डिले। सच में ना। अरे पता नहीं क्या हो रहा था वो पता क्या हुआ फोन से और लैपटॉप से, दोनों से कनेक्ट हो गई। और फिर दोनों साइड से आवाज आ रही थी। पता नहीं क्या क्या हो रहा था। दिमाग खराब हो रहा था बस। उधर से उधर से शुरू कर रही हूँ, उधर से बंद हो जा रहा है। कई बारी ना ये टेक्निकल इशू ऐसे ही होते हैं, पता नहीं कब आ जाए। तब लगने लगता है ना, हाँ अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अ, नहीं बेटा, ये विनय कौन है? पहले मुझे ये बताएं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ अभी। आप शायद मेरी पहली क्लास में हैं, तो आप अच्छा क्यों बोल रहे हैं? एक दो बार ही क्लास ले लेते हैं तब तो। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास देखी है? पता नहीं बेटा मेरे को तो। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। याद आ गया मेरे को। कोई कोई कुछ याद आ गया मेरे को, कुछ याद आ गया। विनय बेटा, यहाँ पे मत बोलो ये सब ना, पब्लिकली नहीं। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। इट्स ऑलरेडी ना 9:20। कोई नहीं, आज 10:20 तक ले लेंगे। मेरा जितना टाइम गया है मैं अपने बच्चों को एक्स्ट्रा दे दूंगी। इट्स फाइन। कोई नहीं। पहले ये बताओ आप बाकी सब कैसे हैं? आज हम, मुझे ये था कि 2 दिन क्लास नहीं हुई, आज तो क्लास लेनी है मुझे, किसी हाल में भी कैंसिल नहीं करनी है क्लास। ठीक है। तो प्लीज मुझे बताएं कि क्या बोलते हैं, कैसी चली आप लोगों की, मतलब सैटरडे संडे आप लोगों ने अवॉइड तो नहीं करा? आधे बच्चे तो भाग गए होंगे ये सोच के कि मैम ने क्लास नहीं ले रही। नहीं, वाह अच्छे बच्चे हैं भाई मेरे। जो 24 के अराउंड इतनी स्ट्रेंथ रहती है भाई। डेडिकेटेड बच्चे हैं भाई ये तो। थैंक यू बच्चा। मेरे को ना बस ये था कि अभी मेरे को क्लास लेनी है, मैं ना। कोई नहीं, ये लास्ट क्लास होती है आप लोगों की। तो 9 ये 9:20 हो रहे हैं ना अभी, तो 10:20 तक चलने दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। आप भी अपने काम वाम निपटा के आए होगे। अगर यही क्लास ना बीच में हुआ होता ना, यही क्लास बीच में हुआ होता तो आप लोगों का टाइम चला जाता। ठीक है, वेरी गुड बेटा। जिसने भी रिवीजन किया अपने पीछे टॉपिक्स का, जिन्होंने, जिनको मैंने बोला था, आप लोगों के ना बेटा 15 के बाद प्रॉपर टेस्ट टेस्ट आने लग जाएंगे टॉपिक वाइज। 15 के बाद। अभी भी पता है आप लोगों को कि मैंने वन शॉट ली है एचपीएससी वालों की, शाम को उनकी लाइव क्लास ली है क्योंकि उनका 13 का एग्जाम है। और मुझे बच्चों को काफी चीजें बतानी थी, तो उनकी भी क्लास ली है। बस 20-25 मिनट पहले मैंने छोड़ी होगी उनकी क्लास। और उसके बाद तुम्हारी थी। और पता नहीं कि क्या हो रहा था माइक, और तब सब सही था। और एकदम से देखो बेटा, सुनो मेरी बात। आज का जो ये टॉपिक है ना आप लोगों का, बिजनेस सर्विसेज है। शुरू करते हैं, अब बात बाद में करेंगे, ठीक है? देखो बेटा, बिजनेस सर्विसेज आप लोगों का टॉपिक है बीएसटी का। ये ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। काफी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर अब सर्विसेज क्या है वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग पूरा चैप्टर। लेकिन ना मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कराऊंगी। देखो बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को तहे दिल से, मतलब ये चीज बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंटेंट के चक्कर में पड़ना है, आपको मेरे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि मैम तो यहाँ पे टाइम पास कर रही है हमें फेल करवाने के लिए, और मैं तो सब कुछ पढ़ के जाऊंगी।
तो आपके लिए मैंने आप लोगों की कोर्स में बुक भी डाली हुई है और नोट्स की भी पीडीएफ भर भर के दे रही हूँ मैं। इतना दे दूंगी कि आप इकट्ठे करके आराम से अपनी अलमारी में सजा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एस्टेट क्लियर करना है ना, तो एक बात गांठ बांध लो, है ना, जो हरियाणवी में बोलते हैं ना कि भाई इस बात की गांठ बांध लो। तो मैं वही चीज बोल रही हूँ कि आप लोग लिमिटेड कंटेंट को पढ़कर ही पास होगे। मैं सच बता रही हूँ बेटा कि आप लोगों को ये कहानी कि आप लोग बहुत छोटे कंटेंट को बार बार रिवाइज रिवाइज रिवाइज, आप लोगों को कम से कम 5-6 बार रिवाइज करना है, कम से कम। ठीक है, कम से कम आप लोगों का ज्यादा, चलो मैंने 5-6 बार तो ज्यादा बता दिया, कम से कम 3-4 बार तो रिवाइज करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूंगी और उसी एंगल से इस टॉपिक को समझा दूंगी। इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत बच्चे 100% करते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का नहीं होगा। आप आगे भी कभी बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को जो सिलेबस है वो यूं की यूं 11th-12th वाला है, और आप लोग 11th-12th के टीचर बनने वाले हैं। पता है आप लोगों का ये टेस्ट क्यों लिया जाता है? देखो, अगर आप लोगों का ये टेस्ट बिना ही एस्टेट के बिना ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, तो आप लोगों की खुद ही टॉपिक्स क्लियर नहीं है, तो आप लोग बच्चों के कैसे करेंगे? तो ऐसे तो बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा ना बेटा। इसलिए आप लोगों के ये टॉपिक्स तहे दिल से पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, लिमिटेड कंटेंट को पढ़ना। जितना मैं बोलूं, जो नोटबुक पेन लेके बैठा है उसका क्लियर है इस बार, बस इतना समझ लो। जो जो ये लिख रहा है ना कि इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट में ना बेटा पीडीएफ रिवीजन नहीं हो पाती। पीडीएफ, अब एचपीएससी वाले बच्चे, उनको भी पीडीएफ नहीं रिवीजन हो पा रही है, उनका भी वही जो नोट्स है वही। तो एग्जैक्टली मैं वही बोलती हूँ। चलो अब शुरू करती हूँ। देखो बेटा, अब आप लोगों की कमेंट्स मैं लास्ट में लूंगी। अभी आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं कमेंट जरूर लूंगी अपने बच्चों के। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, आज का टॉपिक है बेटा बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, क्या टॉपिक है? बिजनेस सर्विसेज। अब बेटा, आप लोगों ने पहले एक चैप्टर में पढ़ा था, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में, बिजनेस है ना, कि बिजनेस क्या है। जो भी कोई भी बंदा कुछ काम करता है प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से, है ना, और वो रूटीन में एक्टिविटी होनी चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे सेल परचेज की एक्टिविटी है, चाहे कोई बना के कुछ बेच रहा है, तो वो क्या था? बिजनेस था, है ना। और सर्विसेज मतलब मैम इंटेंजिबल चीज है, ये इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देने वाली है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो मैम दिखाई देने वाला है, तो प्रोडक्ट तो लगाएंगे ही नहीं, तो इसलिए इसको सर्विसेज बोला जाता है। तो यानी ये इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता। जैसे मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, क्या आप लोग किसी को ये दिखा सकते हो? क्या आप लोग सुन रहे हो, अभी समझ रहे हो, तो आप लोगों ने फील किया कि मैम तो अच्छा पढ़ा रही है। तो लेकिन आप लोग ये किसी और को बताना चाहते हो, मान लो आप कल को अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत भला मेरा भी करना चाहते हो, और आपने सोचा कि एस्टेट पे हमारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, चलो मैं 2 बच्चों को बता देती हूँ। तो आपने बोला, अरे एक निशु यादव मैम है, उन्होंने ना एस्टेट का कोर्स चलाया हुआ है और काफी अच्छा पढ़ाती है वो। तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, बट आप मेरे अच्छे पढ़ाने को नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज दैट इज अ सर्विस, राइट। और सर्विस, आप जैसे, और क्या है बेटा? डॉक्टर है, डॉक्टर किसी मरीज को देखता है, उसका इलाज करता है, तो वो क्या है? सर्विस है। भाई एक नाई हमारे बाल काट देता है, तो वो क्या है? एक सर्विस है। हर कोई बंदा उतने अच्छे बाल नहीं काट सकता, मेरे से कटवाओगे तो पता नहीं मैं कैसे काट दूंगी, समझ रहे हो? एक सर्विस, एक पेंटर से हम पेंट करवा रहे हैं, एक टेलर से हम टेलरिंग करवा रहे हैं, वो सारी क्या है? वो सर्विसेज दे रहा है। भाई हमारे कपड़े में कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा उड़ा के तो दे नहीं रहा है उसको बना के, यानी ये सब सर्विसेज का पार्ट आ गई। एक तरह से इंटेंजिबल चीज है, दिखाई नहीं दे रही। जैसे बैंकिंग सर्विसेज होगी, बैंक हमारे पैसे जमा करता है, बदले में ब्याज देता है और सेविंग करने की आदत डेवलप करता है, तो ये भी क्या है? सर्विस है। ठीक है, बैंकिंग की जो सर्विस है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? भाई हमारे रिस्क को खुद बियर कर लेती। कल को मैं सोचूं मेरा बिलीव योरसेल्फ काफी बड़ा हो चुका है, तो मैं कल को ना क्या ले लेती हूँ, एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने इंश्योरेंस लिया और मैंने बोला, कोई बच्चा ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि मैम क्लास स्टार्ट हो गई, प्लीज कोई आप में से एक यस लिख देना, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ फिर। ठीक है, फिर मतलब सर्विसेज क्या? सर्विसेज वो जो दिखाई नहीं देती। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, रिस्क के बदले हमें इंश्योरेंस, मतलब हमें हमारे प्रीमियम के बदले हमारे रिस्क को सिक्योर कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद पोस्टल क्या, यानी पोस्ट
ऑफिस में क्या होता है, हम अपना पोस्ट डालते हैं, वो हमारी पोस्ट को इधर से उधर पहुंचाते हैं, तो वो पोस्टल सर्विसेज हो गई, राइट। फिर टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज क्या है बेटा, टेलीफोन वाली सर्विसेज, जैसे ये बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, जो कि हमें एक दूसरे से बात करने की, कनेक्टिविटी की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज है। सर्विसेज मतलब एक तरह का जो हमें दिखाई नहीं देता, एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे गलती से नोट्स में टेंजेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, अमूर्त है, वो वाली चीज, ठीक है। आई होप समझ में आया कि बिजनेस सर्विसेज वो चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती है। जो एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, जैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था बिजनेस का, ऊपर वाला फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे था हमारा इंडस्ट्री, और फिर था यहाँ पे कॉमर्स। कॉमर्स में हमारा एक तो था ट्रेड और एक था ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर जितनी भी चीज थी ना, वो सर्विसेज का पार्ट थी, दैट्स इट। क्या क्या थी, इंश्योरेंस था, उसके अंदर बैंकिंग था, पोस्टल था, टेलीकॉम सर्विसेज थी, ये सारी चीजें। तो इसी चीज को हम डिटेल में अब लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस सर्विसेज के क्या फीचर्स हैं। फिर बिजनेस सर्विसेज के अंदर आगे पहला पॉइंट हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा बहुत टेलीकॉम या फिर पोस्टल के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो आता है आप लोगों का बैंकिंग से या इंश्योरेंस से आता है क्वेश्चन आप लोगों का। पोस्टल और टेलीकॉम से कोई इक्की दुक्की आप लोगों की फुल फॉर्म पूछी जाती है। आज तक तो यही हुआ है, और आगे भी पीएससी लेवल तक के एग्जाम्स में इंश्योरेंस और बैंकिंग से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोस्टल और टेलीकॉम इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें से इक्की दुक्की हम लोग क्या कवर करेंगे, फुल फॉर्म्स को कवर करेंगे। इज इट क्लियर? नोट्स में ईच एंड एवरीथिंग कवर है, बट आप लोगों को जितना मैं बोल रही हूँ उतना पढ़ना है। कोई बच्चा मैसेज कर रहा है। मैम 1%, नवराज मैं पिटाई करूंगी तेरी। 1% कंपनी में क्या होता है, ये क्या क्या बोल रहे हो आप बीच में? 1% कंपनी मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है ना, क्यों पूछ रहे हो आप? 1% कंपनी एक बंदे की कंपनी होती है। आगे कभी किसी और उसमें एक बार ना एक डाउट क्लास ले लिया करूंगी मैं, आफ्टर योर 13, ठीक है। एक डाउट क्लास ले लिया करूंगी, तब बता देना आप लोग। अभी अभी नहीं बोलोगे बीच में बेटा। देखो सारा फ्लो तोड़ दिया तूने। चलो मैसेज नहीं करोगे अब आप लोग। देखो आगे चलते हैं चैप्टर में। देखो 5 आईज क्या है? 5 आईज मतलब भाई आंख नहीं, 5 आईज, ई मतलब ये आई, आई जिसे बोलते हैं ना, ये 5 आई। अरे भाई ये ऐसा हटा देती हूँ मैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कहते हैं इसकी सर्विस के अंदर 5 आई होती है, यानी इनकी फीचर में 5 आई होती है। 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे। तो ये वाला आई से इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी जो दिखाई नहीं देता। आई फॉर इनकंसिस्टेंसी, मतलब भाई मैं आप लोगों को अभी जैसा पढ़ा रही हूँ, मान लो आपके सेशन में एसेट वाले कोर्स में मैं जैसा पढ़ा रही हूँ, सेम चैप्टर। हो सकता है मैं एचपीएससी वाले बैच में अलग तरीके से पढ़ाऊं, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाऊं या बहुत ज्यादा बेकार। हो सकता है उस टाइम मेरे को सर दर्द हो रहा हो तो मेरी एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो हो, समझ रहे हो? यानी सर्विसेज इनकंसिस्ट रहती है, जरूरी नहीं है सेम हो। मान लो प्रोडक्ट के केस में आपने मैकडी का एक बर्गर कंज्यूम किया, एक बर्गर खाया आप लोगों ने मैकडी का, तो मैकडी का दूसरा बर्गर भी सेम टेस्ट का होएगा, थर्ड बर्गर भी सेम टेस्ट का होएगा। आपने हल्दीराम की ये खाई, क्या बोलते हैं इसको, काजू कतली खाई, तो पहले दिन खाई तब भी सेम टेस्ट था, सेकेंड डे खाई तो भी सेम टेस्ट था, क्योंकि प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। लेकिन सर्विसेज में अब पहली बार किसी डॉक्टर से मिलने गया, हो सकता है भीड़ नहीं थी तो वो आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करी हो, सेकेंड टाइम मिलने गए हो तो बहुत लंबी लाइन लग रही हो, उनके पास टाइम नहीं हो इतना, तो मे बी ऐसे मतलब नहीं अच्छे से बात हो पाई हो। यानी सर्विसेज इनकंसिस्टेंट रहती है, जरूरी नहीं है हर बार सेम लगे आप लोगों को, ठीक है। फिर थर्ड इज इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी मतलब अब निशु मैम अगर कल को ना रहे तो क्या आपको वही पढ़ा सकता है? आई मीन टू से निशु मैम और निशु मैम के द्वारा पढ़ाई गई चीज को अलग कर सकते हो आप? नहीं, मैं जिंदा हूं तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगी, समझ रहे हो ना? मतलब सर्विसेज को कभी भी बंदे से सेपरेट नहीं कर सकते आप। मेरी जगह कोई और टीचर आ सकता है, बट मेरी सर्विस कोई और नहीं दे सकता है। एग्जैक्टली exactly, समझ रहे हो? यानी सर्विस और बंदे को तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो। मेरी जगह कोई और बंदा आएगा तो वो उस बंदे की सर्विस होएगी, राइट?
ठीक है, तो यानी इंटेंजिबिलिटी दिखाई नहीं देती, इनकंसिस्टेंसी हर बार वेरी कर सकती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है। और इनसेपरेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चा, इनसेपरेट मतलब सेपरेट नहीं कर सकते आप बंदा और उसकी सर्विसेज को। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। जैसे आप लोगों के पास सपोज करो आप किसी चीज का इन्वेंट्री, यानी स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है बेटा। आप प्रोडक्ट्स का स्टॉक रख सकते हो। मैं क्या, आजकल तो ऑनलाइन होने लग गई तो क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में रखी जा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को फीवर हुआ है, किसी को कुछ, तो क्या डॉक्टर ऐसा रख सकता है, स्टॉक रख सकता है कि किसी को बुखार हो तो ये कर ले, मतलब स्टॉक नहीं रखा जा सकता सर्विसेज का। समझ रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि बार बार है वो बाल काटने का काम करता है तो पहले से ही बाल काट के रख ले, ऐसा तो नहीं कर सकता ना, बंदा जाएगा बाल कटवाएगा तभी तो काटेगा। ठीक है, फिर है इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब बंदे को सर्विस देने के लिए इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अब मैं बोलूं मुझे पढ़ाना है, मेरा मन है, लेकिन मैं सो रही हूँ, ठीक है, मेरा मन तो है कि ठीक है मैं बच्चों को पढ़ाऊं, मैं क्लासेस लूं, लेकिन मैं सो रही हूँ अभी, तो यानी मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना वो सर्विस हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मैंने एक बुक बना दी, मेरी बुक है मार्केट में, एस्टेट एस्टेट की बुक है, तो मेरी, मैं अगर सो रही हूँ तो भी मेरी बुक सेल हो जाएगी, यानी वो प्रोडक्ट अलग है, मेरी सर्विस अलग है। समझ रहे हो? आई होप क्लियर है। यानी 5 आई, कई बारी ये केवीएस में पूछा गया 5 आई में कौन सा नहीं है। एनसीईआरटी एज पर जो नोट्स है ना बेटा, कभी भी मेरे नोट्स, कभी भी कोशिश करी जाती है कि गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग भी ह्यूमन है, गलतियां मतलब आदमी गलतियों का पुतला है और हो सकती है थोड़ी बहुत गलतियां, लेकिन ना ऑथेंटिक सोर्स यूज करके मैं नोट्स को बनाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की ये जो एनसीईआरटी की 5 आईज हैं, इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कल, आज आपके पेपर में काम ना आए लेकिन कल पढ़ाने में जरूर काम आएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को, यू आर अ गुड टीचर, और आप लोगों को एक बेहतर टीचर कल को बनना है, ताकि आप भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेट कर सके। तो 5 आई समझ में आई, आई होप। इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री एंड इन्वॉल्वमेंट। आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे चलूं, आगे चलूं बच्चों। प्लीज अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ बेटा, पता है क्या बोलते हैं नवराज, ठीक है, आपने, आपका डाउट है, मैं आपको ना पर्सनली वॉइस मैसेज कर दूंगी। ठीक है, या फिर हम लोग किसी कोई एक डाउट क्लास रख लिया करेंगे आफ्टर 15 अक्टूबर। ओके, ओके, डन। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं पुष्पा। अब है नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। नेचर क्या क्या है, वही चीजें जो मैंने ऊपर पढ़ाई है, वही उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। बट आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा स्टेट वालों, आप लोगों को बस समझनी थी ये 5 आई होती है, आई नाम की कोई चिड़िया होती है, डेट्स इट। आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। फिर है आप लोगों की सर्विसेज कितने तरीके की होती है बेटा, यहां से ये चैप्टर का बेस बन रहा है कि चैप्टर में है क्या एग्जैक्टली exactly। आपके क्वेश्चन कहां से बनेंगे मैं वहां पे लिखवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितने तरीके की होती है बेटा। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस मतलब मैं पैसे कमाने के लिए कुछ काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं सपोज करो बाहर जाके मंदिर के बाहर बैठे कुछ लोगों को कुछ फूड बांटू, कुछ मिठाइयां बांटू, अगर मैं टीचर हूं तो मैं कुछ बच्चों को फ्रीली में एजुकेट करूं, तो ये क्या, मेरी सोशल सर्विस है, जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड पॉइंट इज पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज मतलब कि भाई मैं पर्सनली अपने मतलब क्या बोलूं मैं, कि अपने आप की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं जा रही हूँ कहीं, जैसे पर्सनल सर्विसेज लाइक मैं किसी रेस्टोरेंट का खाना खा रही हूँ, राइट, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, तो वो होगी पर्सनल सर्विसेज। फिर अब बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज लाइक कैसे की जाती है, जैसे और सारे बिजनेसेस करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन, ये सारी आ जाती है बिजनेस सर्विसेज में। और हम लोग जो डिटेल में पढ़ते हैं हमारे चैप्टर में, वो बिजनेस सर्विसेज ही पढ़ते हैं, और ये हमारा चैप्टर भी यही है। ठीक है, यानी बिजनेस की सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आगे चलती हूँ बच्चों। कुछ नहीं था, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का, बस समझाना था। बिजनेस सर्विसेज का पहला पार्ट है बैंकिंग सर्विसेज। अब यहां से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता दूंगी कहां से कौन सा क्वेश्चन आता है। बैंकिंग सर्विसेज इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ, बेटा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना बच्चों।
हाँ जी बेटा। अरे इसको क्या हुआ? हम्म। किधर थे हम लोग? हाँ जी, पहली सर्विस आई बेटा आप लोगों की बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हैं, हमेशा से करते हैं, बचपन से पापा मम्मी को देखा होगा, अभी खुद कर रहे होंगे, है ना? बैंकिंग सर्विसेज क्या है बेटा? बैंक क्या सर्विसेज देता है? देखो बैंकिंग में दो तरह की सर्विसेज आती हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या? पहले भी मैंने किस चैप्टर में बताया कि जिस काम के लिए मैं बनी हूं वो मेरा प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है? तो प्राइमरी सर्विसेज बैंकिंग क्या होती है? पैसे जमा करना और लोन देना, ये क्या है? प्राइमरी सर्विसेज है, ठीक है? और सेकेंडरी फालतू की जितने भी चीजें, जितने भी काम करता है, फालतू के तो नहीं, जैसे आप लोगों के लॉकर खुलवाता है ना? और जो आप लोगों की क्रेडिट फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी चीजें करता है, तो वो सारी क्या आ गई? सेकेंडरी सर्विसेज का पार्ट हो गई। डन। अब यहां से आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज कितने होते हैं? पहला वही डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट करता है हमारे पैसों को, लोन और एडवांस देता है, क्रेडिट फैसिलिटी यानी उधार पे चीजों को देता है, ठीक है? अब देखते हैं फिर डिजिटल बैंकिंग, ठीक है? डिजिटल बैंकिंग मतलब आजकल जो आप लोग यूज कर रहे हो ना, जिसका यूज करके आप लोग मुझसे जुड़े हो, ई ई मोबाइल यानी ई बैंकिंग का यूज करके, मोबाइल बैंकिंग का यूज करके आप लोगों ने फीस पे करी है, लाइक दैट, तो वो होगी डिजिटल बैंकिंग, ठीक है? अभी तक आगे चलते हैं, ये बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक्स हैं जो आप लोगों को आते होंगे। अब आता है यहां से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, यहां पे लिख लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखो बेटा, टाइप्स ऑफ बैंक कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले कमर्शियल बैंक, ठीक है? फिर कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं बेटा? सिंपल सी बात है, आप लोग ना मेरे हिसाब से पता नहीं कौन कौन सी डेफिनेशन बता देंगे, बट सिंपल सी एक चीज याद रखना, कमर्शियल बैंक की सीधी सी डेफिनेशन, जो सीधा डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर्स के साथ, डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर्स के साथ, डायरेक्टली डील विद कस्टमर्स, राइट? तो उसे बोलते हैं कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स वो ऐसे बैंक्स, जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा है ना भाई, तो कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से? जो कोऑपरेटिव है, कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया बैंक, और उन्हीं मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है? उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। अब है स्पेशलाइज बैंक, जो किसी स्पेशल काम के लिए खोले गए हैं। अब ऐसे कौन से बैंक है मैम? ऐसे बैंक है जैसे बेटा एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक, है ना? एक्सिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसे बोलते हैं एक्सिम बैंक। और कौन से? नाबार्ड है आप लोगों का, नाबार्ड, है ना? ठीक है? नाबार्ड आप लोगों का एग्रीकल्चर बैंक है। तो स्पेशल बैंक कौन से? जो स्पेशली किसी काम को करने के लिए खोले गए हैं, डेट इज कॉल्ड स्पेशल बैंक, ठीक है? कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर, और कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे बैंक्स जो कोऑपरेटिव यानी कुछ लोगों के द्वारा उन्हीं के मेंबर्स के भले के लिए, और उन्हीं के मेंबर्स के बैंकिंग सर्विसेज के लिए खोले गए हैं। फिर है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स, देखो, सेंट्रल बैंक है, ये बैंक्स नहीं है, सेंट्रल बैंक एक ही है बेटा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक के नाम से, सेंट्रल नाम से एक कमर्शियल बैंक भी काम कर रहा है, समझ रहे हो? आप कंफ्यूज मत हो जाना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बाप, यानी जो पॉलिसी बनाता है, बैंक क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन सबकी पॉलिसीज कौन बनाता है, कौन रेगुलेट करता है? वो करता है आरबीआई। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मनी से रिलेटेड रेगुलेशंस रूल्स कौन बनाता है, तो आप लोगों का आरबीआई बनाता है। सभी बैंकों के ऊपर किसकी चलती है? चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो स्पेशलाइज बैंक हो, किसकी चलेगी? आरबीआई की चलेगी। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है। अपनी इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, 1934 इसका एक्ट है, ठीक है? आप लोगों को याद रखना है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बेसिक सी चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। एक्ट कब आया? 1934 में आया। स्पेशलाइज बैंक कौन से? एक्सिम बैंक, जैसे नाबार्ड हो गया। सेंट्रल बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। फिर है उसके बाद कमर्शियल बैंक के बारे में,
कमर्शियल बैंक कौन से है, जैसे मैंने बोला कि जो डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर के साथ, जिनका मेन काम होता है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और लोन देना, और इनके ऊपर रेगुलेशन। देखो बेटा, अब एक चीज और बताती हूँ, एक कंफ्यूजन और करती है बच्चों को। देखो, आरबीआई, अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो लिखा हुआ है, आपने तो बोला गवर्न करता है आरबीआई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, ये कैसे मैम, हम तो कंफ्यूज हो गए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैम आपकी कंफ्यूजन, हर एक कंफ्यूजन जरूर मिटाएगी। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हर किसी को नहीं आएगी ये बात समझ में, लेकिन मेरे बच्चे हैं तो उनको जरूर आएगी। देखो बेटा, आरबीआई ही रेगुलेट करता है जितने भी बैंक है। अब पर आरबीआई भी कैसे रेगुलेट करेगा, आरबीआई भी बड़ी कैसे रेगुलेट करेगा, आरबीआई के अंदर भी तो बंदे होंगे ना, वो बंदे कैसे काम करेंगे। ठीक है, उनके पास होगी दो रूल बुक। कौन सी बुक? दो रूल बुक। एक तो होगी उनके पास आरबीआई एक्ट। एक्ट क्यों होता है, एक्ट के अंदर क्या होता है, रूल्स ही तो होते हैं। एक तो होगा आरबीआई एक्ट 1934, और दूसरा होगा हमारे पास बैंकिंग, में शॉर्ट में लिख रही हूं बेटा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब आरबीआई भाई, देखो अब दूसरा पेन चेंज कर लेते हो ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, आरबीआई के अंदर, यानी आरबीआई अपने आप में बड़ा बैंक है भाई, ये बैंक है ना, लेकिन ये डायरेक्टली डील तो नहीं करता ना कस्टमर से, बल्कि ये क्या करता है, सारे बैंक क्या कर रहे हैं उसको देखता है। तो आरबीआई के बहुत सारे रीजनल ऑफिस है, आरबीआई अपने आप में बड़ा है क्योंकि इतने सारे बैंकों को देखता है कि क्या कर रहे हैं। तो आरबीआई के अंदर काम कैसे होगा, आरबीआई की मान लो ये बिल्डिंग है, बाहर लिखा हुआ है आरबीआई, ठीक है, इसके अंदर कैसे काम होगा, इस चीज का रूल किसमें लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 में। और आरबीआई बाकी बैंकों से कैसे काम करवाएगा, उसका रूल लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बट काम कौन करवाएगा, आरबीआई ही करवाएगा। देखो ध्यान से सुनो, आरबीआई ही रेगुलेटर होता है सारे कमर्शियल बैंक का, सारे कोऑपरेटिव बैंक्स का, सारे स्पेशल बैंक्स का, जितने भी दुनिया के बैंक है ना, सबका उनका बाप कौन है, आरबीआई है भाई, आरबीआई की ही चलेगी। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। हाँ, फिर क्या हुआ, हाँ, आरबीआई के पास दो रूल बुक है, एक तो आरबीआई एक्ट 1934, एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब आरबीआई सारे बैंकों से कैसे काम करवाएगा, उस चीज के रूल लिखे हुए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। और आरबीआई की बिल्डिंग के अंदर उनके एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे, उस चीज का रूल है किसके अंदर, आरबीआई एक्ट 1934। आई होप क्लियर है, बहुत सारी दुनिया को नहीं पता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट का अंतर, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई बच्चा अब व्हाट्सएप पे परेशान कर रहा है मेरे हिसाब से, आप लोग मुझे बताएं तब तक, क्या आप लोगों को क्लियर है ये दोनों टर्म्स? क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी फास्ट। देखो, ठीक है, रेखा के लिए दोबारा बता रही हूं, देखो बेटा, आरबीआई के पास दो रूल बुक है, एक तो आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई अपने अंदर, यानी आरबीआई के अंदर उसका मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, ठीक है, ये तो बताता है आरबीआई एक्ट 1934। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बताता है कि आरबीआई बैंकों से कैसे काम करवाएगा। ठीक है, उसे उसके अंदर रूल बुक जो, यानी जो रूल लिखे हुए हैं वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, पीछे रिवाइंड कर लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से रेखा क्लियर हो गया होगा बेटा। सोनी चौहान और रेखा, प्लीज मुझे ये बताएं किस पॉइंट से समझ नहीं आया, प्लीज मुझे ये बताएं बेटा किस पॉइंट से समझ नहीं आया। क्लियर है, ओके रेखा डन। सोनी प्लीज आप और बताएं बेटा किस पॉइंट से समझ नहीं आया, फिर से बता दूंगी, कोई बात नहीं, वरना आप लोग क्लियर है। सोनी प्लीज रिप्लाई फास्ट बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। आरबीआई एक्ट, देखो आरबीआई एक्ट कौन सा, 1934 है। आरबीआई की बिल्डिंग के अंदर, यानी उनके लोग, आरबीआई, देखो भाई आरबीआई क्या है, बैंक है ना, उसके अंदर भी काम होता होगा ना, वो काम करते होंगे ना, काम कैसे करते होंगे, उन सारे बैंकों को देखना, सब सारे बैंकों में कैसे काम हो रहा है वो देख रहे हैं, तो देखना भी तो काम है भाई। तो वो अपने अंदर कैसे काम करवाएगा, यानी पूरे मैनेजमेंट से, वो तो आरबीआई एक्ट है।
ठीक है। और आरबीआई बैंकों से कैसे काम करवाएगा, उस चीज के रूल्स लिखे हुए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। अरे साफ साफ पता चल रहा है बैंकिंग रेगुलेशन, यानी बैंक को रेगुलेट कैसे करना वो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और आरबीआई के अंदर काम कैसे होगा वो आरबीआई के अंदर। अब क्लियर है बेटा सोनी? ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक, दो तरह के कमर्शियल बैंक होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्राइवेट आप लोगों को याद है, आप लोगों को याद है जहां पे एसी मिलते थे और जहां पे भीड़ कम मिलती थी, है ना, वो प्राइवेट बैंक है। जैसे आईसीआई, एचडीएफसी, जिनके बंदे हमारे घर घर आए हैं, खाते खुलवा लो खाते खुलवा लो, वो तो प्राइवेट बैंक है। और पब्लिक सेक्टर जहां पे हम गए और बोला है मैडम चुपचाप बैठ जा, है ना, मैं लंच कर रही हूँ अभी, वो सारे प्राइवेट, वो सारे पब्लिक बैंक है। जैसे एसबीआई, पीएनबी, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, राइट। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, आगे चलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, जो कोऑपरेटिव, जो प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके मेंबर्स के लिए, इनके मेंबर्स को सस्ते दामों पर लोन मिल सके इनके लिए। बस ये याद रखना, जहां कोऑपरेटिव वर्ड आ गया ना, वो अपने मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। बस इतनी बात याद रखना। दो तरह की होती है, रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। इनको डीप में नहीं पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक बार जान लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। स्पेशलाइज बैंक बता चुकी थी, जैसे आप लोगों का एग्जिम बैंक और नाबार्ड बैंक। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है, तो अब सेंट्रल बैंक के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक क्या है, जो हर कंट्री का होता है, जो कंट्री के अंदर सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबका जो रेगुलेशन है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। यहाँ पे कमर्शियल वर्ड यूज किया गया है, बाकी जितने भी बैंक है उन सभी का रेगुलेशन आरबीआई करता है। ठीक है, ये कहता है अगर गवर्नमेंट का कोई काम है ना, गवर्नमेंट को अपने बिहाफ पे कोई काम करवाना है, तो कौन करेगा, तो करेगा आरबीआई बैंक। यानी ये क्या कहते हैं, इस वाले बैंक को, आरबीआई को, यानी सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट का बैंकर भी कहा जाता है। गवर्नमेंट को किसी को पैसे देने हैं, कौन करेगा, गवर्नमेंट को दूसरे देश में से कुछ डील करनी है, कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बैंकर किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। ये कह रहा है अगर नोट छापने हैं, क्रेडिट पॉलिसीज यानी उधार की जो पॉलिसीज है वो बनानी है, कितना इंटरेस्ट रेट, कितना बैंक रेट, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, तो वो सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई करता है। और आरबीआई कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री है, जो कि मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। अब फंक्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं। प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है बैंक्स का, मैं बता चुकी थी। प्राइमरी मतलब जो मेन काम उसके, जिसके लिए वो खुला है, असब डिपॉजिट एंड ग्रांट एडवांसेस, यानी लोन देना एक तरह का, यही बात है इसका दूसरा मतलब। और सेकेंडरी, सेकेंडरी फंक्शन कोई भी हो सकते हैं जो वो कर सकता है। जैसे मेरा प्राइमरी फंक्शन क्या है, आई एम अ गुड टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं टीच अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन मेरा सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ, मैं पिटाई भी अच्छी कर देती हूँ, समझ रहे हो, मैं मतलब मेरी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी है, मतलब ये सारे क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शन हो गए। ठीक है, आई एम अ गुड वुमेन, आई एम गुड फ्रेंड, तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी फंक्शन हो गए मेरे। ठीक है, फिर है टाइप ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट। अब अकाउंट के कितने टाइप होते हैं बेटा, मैं एक बार पानी पी लूं, मेरे को बोलते बोलते कई काफी टाइम हो गया, एक बार आप बता दें, यहाँ तक क्लियर है? बताएं, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? ठीक है बेटा, थैंक यू मुझे 2 मिनट देने के लिए। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, अरे भाई कितने तरीके के अकाउंट खुलाते हैं। एक तो हम लोग सेव करते हैं, सेविंग अकाउंट, जिसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, बस वो इंक्रीज करता है हमारी सेविंग को। ठीक है, इसमें से पैसे हम लोग लिमिट के साथ निकलवा सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा हर दिन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन लिमिट होती है, उसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग को इंक्रीज करने के लिए ये बेसिकली होते हैं।
करंट अकाउंट क्या? करंट अकाउंट जो ऐसे जो बिजनेसमैन खुलवाता है और कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होती, कितनी बारी पैसे जमा करवा लो, कितनी बारी निकलवा लो, उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। अब आप लोगों से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लो यहां पर, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कौन से अकाउंट पर दी जाती है? तो वो होता है आप लोगों का करंट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? कि जितना आप लोगों के, मान लो आप लोगों के खाते में पैसे हैं 50,000 और आपने गलती से चेक काट दिया 80,000 का, तो बैंक वालों के पास चेक गया और बैंक वालों ने चेक करा कि भाई आपके खाते में तो पैसे है ही नहीं 80,000, आपने काट कैसे दिया? तो बैंक वाले आपको इतने टाइम से जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान है, एक ईमानदार इंसान है, एक अच्छे बिजनेसमैन है, आपके खाते में आ जाएंगे थोड़े दिन बाद पैसे। तो वो क्या करेंगे, आपके 80,000 को पास कर देंगे, यानी आपके चेक को बाउंस नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि आपके खाते में 50,000 थे, 30,000 वो और दे देंगे अपनी तरफ से और 80,000 का चेक क्लियर कर देंगे, ताकि आपकी भी बेइज्जती ना हो। और तो यही फैसिलिटी क्या होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की, और ये एक करंट अकाउंट होल्डर को ही दी जाती है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, स्टेट का फेवरेट है ये, हर बार सीख पूछ लिया जाता है हर 1 2 4 दिन में, ठीक है, मतलब जब भी होता है समझ रहे हो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कौन से अकाउंट होल्डर को दी जाती है? तो वो दी जाती है आप लोगों के करंट अकाउंट होल्डर को, ठीक है। ठीक है बेटा, अब है आगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसा नाम से क्लियर है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये एक स्पेशल टाइप का टर्म डिपॉजिट होता है। पैन भाई मत भागा करना प्लीज। देखो, एक स्पेशल टाइम का टर्म डिपॉजिट होता है जो कि एक ऑफर किया जाता है एक बैंक के द्वारा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सेविंग अकाउंट में वैसे तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी बता देती हूँ क्योंकि ये बैंक का क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट्स का, तो आप लोगों को जनरल लाइफ में एज अ कॉमर्स स्टूडेंट पता होना चाहिए। सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कोई लिमिट ही नहीं होती, कितने एक दिन में कितने भी ट्रांजेक्शन करवा लो आप लोग। रिकरिंग डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल टाइम का टर्म टर्म डिपॉजिट होता है। ये कह रहा है कि इंटरेस्ट इसके ऊपर अलाउड होता है, इंटरेस्ट रेट दिया जाता है कुछ कुछ टाइम तक, बट एक स्पेसिफिक टर्म डिपॉजिट मतलब, एक तरह से मैं ये बोल दूं आप लोगों को कि आपका जब मन करे जब निकलवा सकते हैं, जब मन करे जब डलवा सकते हैं। रिकरिंग है मतलब जिसमें ट्रांजेक्शन आना जाना कभी भी आप लोग कर सकते हैं। एक बेसिकली रिकरिंग में और करंट में क्या फर्क होता है, करंट अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन अक्सर खुलवाता है। रिकरिंग में, इसमें एक तो करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट होता है। सपोज करो, देखो मैं बताती हूँ, अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत कम ही होता है, ठीक है, करंट अकाउंट में ना के बराबर होता है। और रिकरिंग में क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैंने 50,000 रुपए जमा करवाए, जब तक मैंने ना निकाला है ना, तो उतने जब तक नहीं निकाले तो तब तक के लिए टर्म डिपॉजिट एक तरह की, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो होती है ना, टर्म डिपॉजिट इतने टाइम की डिपॉजिट मानी जाएगी, ठीक है। अगर मुझे जरूरत पड़ गया तो मैं निकलवा भी सकती हूँ, तो वो हो गया रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। फिर है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को आप लोगों को हमेशा से पता होगा, एफडी 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 जिसे बोलते रहते हैं, है ना, हमारे पापा भी देते हैं शादियों में। एफडी क्या होता है, फिक्स अकाउंट्स क्या होते हैं, जो टाइम डिपॉजिट कुछ टाइम तक हम अपने बच्चों के लिए भी करवा देते हैं कि वो जब मैच्योर होगा, 18+ का होगा या 21+ का होगा, तब वो एफडी उसको मिल जाएगी, लाइक दैट। तो वो सेविंग हो गई, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो लोक रहेगा। अगर बीच में आप ले लेते हैं तो वो नहीं, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं मिलता है या कट के मिलता है, तो उसे बोलते हैं एफडी। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट क्या है, कॉम्बिनेशन होता है एक ट्रांजेक्शनल अकाउंट कोड एक डिपॉजिट अकाउंट का। दे आर टाइम डिपॉजिट, ये एक टाइम डिपॉजिट है, ठीक है। और और ये क्या होता है आप लोगों का, हाँ, मल्टी ऑप्शन में क्या होता है कि जब तक आप नहीं निकलवा रहे हैं तब तक तो वो एफडी का काम करेगा, और जब निकलवा रहे हैं तो निकलवा सकते हैं, तो ये मल्टी ऑप्शन का काम करेगा आप लोगों का, ठीक है। ये ऐसा बोल सकते हैं आप लोग कि मल्टी ऑप्शन यानी एक आप लोगों का सेविंग अकाउंट प्लस एफडी दोनों का काम करेगा। आप लोगों से क्वेश्चन यहां से एक ही पूछा जाता है, वो है कि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कौन से उसको दी जाती है।
और बाकी आज तक तो पूछा नहीं गया, पूछा गया तो एक जनरल आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है कि कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। देख, तो एक तो सेविंग होता है, फिर करंट होता है, फिर उसके बाद रिकरिंग होता है, फिर एफडी होती है और मल्टी ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन वही पूछा गया आप लोगों के एस्टेट में, तो बेटा दो तीन बार ही पूछा गया, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट के टाइप पूछ लेगा, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अरे क्या हो गया, सो गए क्या? ओके, चलो आगे चलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, अब आगे चलते हैं। ई बैंकिंग, हाँ बेटा, यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखो यहाँ पे ब्रेक लगाना थोड़ा सा और लिख लेना, यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करके बैंकिंग कर रहे हो, बैंकिंग के फंक्शन कर रहे हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जैसे इंटरनेट का यूज करके मोबाइल बैंकिंग कर रहे हो आप लोग, पैसे ट्रांसफर करे हैं आप लोगों ने मुझे, है ना। एटीएम मतलब, और एटीएम की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म आप लोग खुद लिखोगे, अगर खुद लिखोगे तो याद रहेगी। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, आप लोगों को पता है ना। पीओएस मतलब पूछी गई है भाई, ये लिख लेना, यहाँ से पूछी जाती है। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। ईडीआई ये भाई फेवरेट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फिर है ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वैसे एनईएफटी पूछा जाता है, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनली होता है ना, नेट तो नहीं होता है, नेट, मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। नेशनल ही है, सही है सही है। नेशनल, ये पूछी जाती है एनईएफटी की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और ईडीआई की बहुत बार पूछी गई है, फिर से बता रही हूँ। ईडीआई, पीओएस, और आप लोगों का पीओएस और एनईएफटी को सोते हुए भी मत भूल जाना, पूछी जाती है पेपर में। यहां से ये तीनों चीजें, और एटीएम की भी पूछ लेता है आप लोगों के पेपर में। तो बेटा ये चारों फुल फॉर्म रट लेनी है, समझ लेनी है, जो करना है वो कर लो, चारों फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, प्लीज बता रही हूं मैं। एटीएम, पीओएस, एनईएफटी, ईडीआई, और ये याद कर लो बेशक साथ साथ। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलते हैं आगे। मेरा कंसर्न ये है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करवाना, ज्यादा करवाना। बेनिफिट क्या है भाई ई बैंकिंग के? बेनिफिट, आप लोग ई बैंकिंग की वजह से, अगर मान लो सपोज करो मैं कहूँ आप लोगों से, बेटा आप लोगों को कोर्स परचेज करना है ना, आप लोगों को मेरे पास मेरे घर पैसे देने आना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे? मैम रहने दो। मतलब समझ रहे हो ना, कितनी दूर कौन ट्रैवल करके आएगा, समझ रहे हो। तो ई बैंकिंग का क्या फायदा है कि हम लोग कभी भी कहीं से भी कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। 365 डेज खुला रहता है, दिवाली होली कभी भी आप लोग पैसे पे कर सकते हो। ठीक है, हैवी चार्जेस, हैवी ट्रैवलिंग, इन सबसे इनके फायदे तो लिख ही सकते हो, फायदों से क्वेश्चन नहीं आता है। नहीं करना है ये कंटेंट, यहाँ से नहीं करना है, जो मैं बोल रही हूँ नहीं करना है, नहीं करना है मतलब काट देना। मैंने उनके लिए प्रोवाइड करवा रखा है जिनको भाई ये शौक है कि मेरे को तो सब कुछ पढ़ के जाना है। अब है आप लोगों की इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग का पूरा जितना इंपॉर्टेंट था ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैंने करवा दी है। क्या बैंकिंग सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम हो बता दो, इंश्योरेंस सर्विसेज और करवा देती हूँ थोड़ा सा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे शुरू करते हैं फिर हम। ठीक है बेटा, एक बार आज इंश्योरेंस सर्विसेज और कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो बेटा इंश्योरेंस सर्विसेज क्या क्या मतलब है कि इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करवाना। अब इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली आप लोगों का रिस्क को, जो आप लोगों का रिस्क है ना कि कल को ये हो गया तो, किसान की फसल डूब गई तो, इसलिए वो किसान क्या करता है? बीमा करवाता है। बीमा को ही तो इंश्योरेंस बोला गया है ना। इंश्योरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, बीमा को हिंदी में बोलते हैं। तो यानी कोई भी बंदा जिसको वो चीज अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है और कल को सोचता है कहीं मैं खो ना दूं उसको,
तो क्या है, उसके बदले में वो क्या ले लेता है, कुछ पैसे देकर। अब इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, किसी भी कंपनी से कॉन्टेक्ट करो, कंपनी को सारी टर्म कंडीशन बताओ, कंपनी कुछ फॉर्म फिल करवाएगी और कहेगी कि ठीक है, हम इन इन चीजों से आप लोगों की रक्षा करेंगे, अगर इस चीज से आप लोगों का लॉस हो गया तो उसके पैसे हम पे करेंगे। यानी इंश्योरेंस का बेसिकली जो चीज है कि जैसे मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए है, कल को ये गुम ना हो जाए तो मैं इसका इंश्योरेंस करवा रही हूँ, ठीक है। 2 लाख रुपए का तो क्या बोलूं मैं, मान लो मेरे पास 8 लाख रुपए की गाड़ी है सपोज करो, तो अगर कल को ये एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी ने ठोक दी, किसी ने चुरा ली, तो इस चीज का मैं इंश्योरेंस करवाना चाहती हूँ, कल को मेरे को लॉस ना हो जाए, तो मैं कंपनी के पास जाऊंगी और इंश्योरेंस करा लूंगी। कल को ये गुम हो गई, चुरा ली, तो इसके पैसे कौन दे देगा, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो यानी इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब क्या है बेटा, कि इंश्योरेंस लेने से बंदा जिस जिस बंदे को लॉस हुआ है, तो लॉस से पहली वाली सिचुएशन में आ जाएगा। वो लॉस से पहली वाली सिचुएशन में क्या थी, उसके पास एक गाड़ी थी, देखो इरेजर तो आ नहीं रही है, लॉस से पहले यानी एक एक गाड़ी थी मेरे पास, ठीक है। अब वो ली, चुरा चुरा ली, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई, भाई मैंने तेरे से इंश्योरेंस कराया था, मेरी गाड़ी तो चुरा ली किसी ने, अब क्या कर, एक काम कर, मेरी गाड़ी दे दे, यानी गाड़ी के जितने पैसे दे दे। अब इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी, तो मैंने लॉस बियर किया क्या, वो नहीं किया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को उसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि जो मेरा लॉस हुआ ही नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारे हमारे लॉस के पैसे देती है। तो इंश्योरेंस कितने तरीके के हो सकता है, बहुत तरीका का हो सकता है, लेकिन बेसिकली 2 तरीके का होता है बेटा। क्या क्या कर रहा है ये भाई, पैन नखरे मारता है ये भी पूरे। देखो, एक जनरल इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी ने बचपन में नेशनल टीवी देखा हो तो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है। यानी अगर आपने इंश्योरेंस करवाया मान लो 5 साल का या 15 साल का, कि 15 साल के अंदर मैं मर गई तो मेरे नॉमिनी को दे देना पैसे, अगर मैं नहीं मरी तो मुझे दे देना ब्याज के साथ। तो यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे तो मिलेंगे ही आपको, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए बोली जाती थी वो लाइन, टैग लाइन, कि जिंदगी रही तो भी आपको पैसे मिलेंगे और जिंदगी ना रही तो भी मिलेंगे। तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और जनरल पॉलिसी क्या है, जनरल इंश्योरेंस क्या है बेटा, लाइफ को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे जनरल इंश्योरेंस पे आते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सारे क्या है, जनरल इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, ये अगर अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया है, अगर आग लगी तो पैसा मिलेगा। गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अगर हेल्थ को कुछ इंजरी हुई, कुछ भी हुआ तो पैसा मिलेगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। समझ आ गया। जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या, जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस हमारी जीवन का इंश्योरेंस, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एक अगर हम मर गए तो भी मिल जाएगा, अगर हम जी रहे हैं तो भी हमें मिल जाएगा। और जनरल इंश्योरेंस मतलब अगर हमें लॉस नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो पैसा खत्म, पैसा हजम, और पता नहीं क्या थी वो लाइन, भूल गई। ठीक है, यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेगा वो पैसा, हमें कुछ नहीं देगी। अगर हमें लॉस हुआ, अगर आग लगने से मेरी गाड़ी खत्म हो गई, तो मुझे वो पैसे मिल जाएंगे। इरेजर भाई आजा, मैंने क्या कर दिया ये, चल लो, ये नहीं आ रही आज। ठीक है, समझ आया। हेल्थ इंश्योरेंस यानी हमें इंजरी से, हमें कल को बीमारी ना हो जाए, आजकल इतना खाना पीना इतना बेकार चल रहा है, मेरे को डर लग रहा है मेरे को कल को कोई बीमारी ना हो जाए, ठीक है, तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। व्हीकल इंश्योरेंस, जो व्हीकल यानी एक गाड़ी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कल को लगता है कल को अगर ये इसको कुछ हुआ तो मैं दोबारा दूसरी नहीं ले सकती, तो इसलिए मैंने इंश्योरेंस ले लिया। और एक मजे वाली बात, एक अच्छी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आप बताओगे मुझे, आप बताओगे मुझे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर। बेटा निशा, आप इंश्योरेंस का टॉपिक चल रहा है और आप अब बोल रहे हो, मतलब इंश्योरेंस का टॉपिक चलते हुए 5-10 मिनट हो चुके हैं, आप बोल रहे हो मैम बैंकिंग टाइप्स रिवाइज करवा दो, आप लेट आए हो ना। बाकी बच्चे बताएं मुझे, निशा मुझे इस बात का रिप्लाई करेंगी कि आप लेट आए हो ना, क्योंकि मुझे पता है आप लेट आए हो। देखो, वरना तो बैंकिंग वाले टाइप्स में कोई मतलब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और तभी क्यों नहीं बोले आप, तब मैं पूछ रही थी। बच्चों आप लोग ये बताओ कि इंश्योरेंस, ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है जो लेना कंपलसरी है, या बताओ मुझे ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है जो लेना कंपलसरी है, बताओ।
मतलब ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है जो लेना कंपलसरी है? अच्छा, 10 मिनट पहले ही किया था बेटा, सॉरी। तो फिर मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं निशा, बता देती हूँ। व्हीकल, यस, वेरी गुड। व्हीकल इंश्योरेंस अगर नहीं लोगे तो पुलिस वाले पकड़ के भाई अंदर रख लेंगे तुम्हें, है ना? तो व्हीकल इंश्योरेंस इज कंपलसरी। आप लोगों को पता था या फिर मेरे पॉइंट से गेस कर लिया आपने? अरे सारे ही आंसर सही दे रहे हो। ठीक है बेटा निशा, क्या बताना है? बैंकिंग सर्विसेज के टाइप्स। बेटा देखो, बैंक, मैंने दो दो तरह के बैंकिंग के टाइप बताए हैं। हाँ, दो तरीके के बैंक बताए हैं। एक तो आप लोगों का आरबीआई था, तो आरबीआई मेनली क्या काम कर रहा था? आरबीआई क्या काम कर रहा था? बैंक नोट इशू करना, बैंकर्स के यानी गवर्नमेंट का बैंक, समझ रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। कमर्शियल बैंक के जो सर्विसेज है वो क्या है? बेसिकली दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेन काम है, यानी असब डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, और सेकेंडरी में सारे काम आगे, जैसे एजेंसी का काम करता है, किसी के बिल पे करता है, लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जितने भी फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, जितने भी है वो सारे सेकेंडरी में आ गए। ठीक है, अब आ गया बेटा निशा। अच्छा, आपके वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो से पता चला, यानी मैंने ही बताया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फाइन, अच्छी बात है, कुछ सीखा। ठीक है, तो अब है लास्ट है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कौन सा होता है? जो प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस करवा ले हम लोग। कल को मैंने एक बंगला बनवा लिया और फिर मैं बोलूं कहीं ना कहीं ये आग ना लग जाए इसमें, मुझे इसका डर है, तो मैं उसका इंश्योरेंस ले लेती हूँ। अच्छा, क्या कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक क्या बेटा? सोनी, कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर से। सोनी आप क्या बोल रहे हो बेटा? पहले बोल रहे हो ये चारों टर्म, फिर नीचे लिख रहे हो क्लियर है मैम। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, आप प्लीज बताएं, फिर थोड़ा सा और हल्का सा और करा देती हूँ मैं। हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो किसी बच्चों को याद नहीं होते, बट आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। बस अभी मुझे जो बच्चे चैटिंग कर रहे हैं ना, बस मुझे ये बता दो कि ये सोनी क्या बोल रही थी। मतलब हो गया, क्लियर हो गया, ये बोल रहे हो ना सोनी बेटा? मैं कंफ्यूज, आगे चलो मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, डन 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 डन, चलो। वो बैंकिंग सर्विसेज के टाइप पूछे थे उन्होंने, आप टाइप्स ऑफ बैंक बता रहे थे। सुनो मेरी बात, अब छोड़ो बैंक गया। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। भाई, जैसे लाइफ के सबके अपने प्रिंसिपल होते हैं ना, कि कोई कैसे काम करेगा। लाइक मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मतलब सबके अपने एथिक्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसे इंश्योरेंस कराने से पहले या इंश्योरेंस के दौरान इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रिंसिपल अप्लाई करती है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। और यहां से स्टेट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर में जो आप लोगों के बैंकिंग की टाइप्स के बाद आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है। एक बैंकिंग की टाइप इंपॉर्टेंट है, एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और तीसरा टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और ये छोड़ दिया, मतलब गए आप। और पूरा चैप्टर अगर छोड़ने का कगार आ जाए और ये पढ़ लिया तो क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। एस्टेट यहां से क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को नहीं भूलना है। अब मैं इसको ना देसी लैंग्वेज में चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, फिर आप लोगों को समझ लेना है और एक बारी रीड कर लेना है बुक की लैंग्वेज। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, मैं शुरू करती हूँ इस वाले टॉपिक को। ठीक है, शुरू करती हूँ। मैं एक बारी देख रही थी कहीं कमेंट कर दिया हो फिर से किसी ने। देखो बेटा, पहला पहला जो प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है ये सीरियल वाइज ही याद करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये प्रिंसिपल याद होने चाहिए। देखो, एट मोस्ट गुड फेथ, एट मोस्ट गुड फेथ, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं ओबरमेट फिडरली। ठीक है,
अब है बेटा एटमोस्ट गुड फेथ, मतलब यानी जो इंश्योरेंस करवा, एक बार में सुन लेना, बहुत ज्यादा बोलना है इन इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स में। देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो जो इंश्योरेंस करती है, पॉलिसी बाजार ले लो, ठीक है, पॉलिसी बाजार, ठीक है। और जो पॉलिसी करवाने वाला बंदा है, यानी एक कोई भी बंदा ले लो, रोहित ले लो, ठीक है, तो रोहित करवाना चाहता है इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस, ठीक है। तो क्या, तो बेटा इसको अपनी सारी बातें इंश्योरेंस कंपनी को बता देनी है इंश्योरेंस करवाने से पहले, और इंश्योरेंस कंपनी को साफ साफ सारी टर्म्स और कंडीशन रोहित को समझा देनी है। यानी दोनों को एक दूसरे के लिए क्या करना है, ऑनेस्टी का यूज करना है, उसी को बोलते हैं एटमोस्ट गुड फेथ। अगर किसी ने कुछ भी छुपाया और बाद में पता चला, तो कॉन्ट्रैक्ट यानी पॉलिसी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, यानी बेकार हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, नल मानी जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, समझ में आई। एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या, कि भाई दोनों पार्टी जो कि इंश्योरेंस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो एक दूसरे से कुछ भी हिडन रूप में नहीं रखना है, एक दूसरे को सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझा देनी है, ये एक दूसरे का राइट है। इसी को ही बोला जाता है, इस प्रिंसिपल को, एटमोस्ट गुड फेथ, यानी दोनों का जो भाव है एक दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इज, इसमें थर्ड लिखा हुआ है, ये सेकंड डाल लेना भाई, गलती से लिख दिया होगा, ठीक है। सेकंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब एक कंपनी है और एक बंदा है इंश्योरेंस करवाने वाला, कोई भी पर्सन, जैसे रोहित को ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये बंदा किसी चीज का इंश्योरेंस करवा रहा है ना किसी कंपनी से, तो उससे इस रोहित का सीधा सीधा मॉनेटरी बेनिफिट जुड़ा होना चाहिए, सीधा सीधा मॉनेटरी बेनिफिट जुड़ा होना चाहिए। मतलब अगर रोहित हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो अपने मम्मी का करवा सकता है, पापा का करवा सकता है, अपनी फैमिली का करवा सकता है। ऐसा नहीं कि मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी का इसने इंश्योरेंस करवा लिया, कल को वो मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी उसको, ऐसा नहीं। उससे मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए। मॉनेटरी बेनिफिट आप बोलोगे मैम कैसे हो रहा है, कल को मान लो आप लोगों इन्होंने अपने पापा का करवाया इंश्योरेंस, तो इसके पैसे जाते हैं ना अगर पापा का इंश्योरेंस नहीं करवाता, या फिर इसको पैसे मिलते हैं, यानी एक मॉनेटरी बेनिफिट भी है, ठीक है। तो यानी कुछ ना कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस बंदे के साथ जिसके साथ करवाया है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कौन से इंश्योरेंस में किस टाइम होना चाहिए, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बेटा, लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी के केस में अगर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर से सुनो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए किसी बंदे के साथ अगर हम उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम कब होना चाहिए, जब वो पॉलिसी ली जा रही है। मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड अपने वाइफ की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, और कुछ दिन बाद जब लिया था, जब तो हस्बैंड वाइफ थे, बाद में उन्होंने तलाक ले लिया, तो बाद में वाइफ को क्या उस पॉलिसी के पैसे मिलेंगे? तो आंसर इज यस, मिलेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम होना चाहिए। अगर जब पैसे मिल रहे हैं तब नहीं भी है, तब उसकी वाइफ वो नहीं भी है, तब भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों टाइम होने चाहिए। मान लो जब आपने पॉलिसी ली थी ना, अपने घर में आग ना लग जाए इसलिए पॉलिसी ले लिया आपने, ठीक है, और फिर जब आपने उस घर में आग लगी तो आप लोगों को वो घर था ही नहीं, आपने वो बेच दिया और अब इसमें आग लग गई, तो क्या उसको उसके पैसे आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका वो आपका घर ही नहीं है अब। तो फायर इंश्योरेंस के केस में आपको दोनों टाइम आप लोगों का वो घर होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी आप लोगों का। और थर्ड इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब जब आप लोगों ने इंश्योरेंस, मरीन मतलब जहाज का इंश्योरेंस, जैसे सामान एक मतलब बेटा, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से भारी सामान मंगवाती है तो वो जहाज के माध्यम से, वो समुद्री जहाज, यानी समझ रहे होगे आप मेरी फीलिंग को, जहाज के माध्यम से मंगवाती है, तो उसे ही जब एक इधर से उधर सामान जाता है तो हो सकता है बीच में तूफान आ जाए, डूब जाए जहाज, है ना, कुछ लापरवाही कर जाए, तो इसलिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है समुद्री जहाज का,
है ना, तो उसे बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो लॉस के टाइम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से इस पॉइंट से कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम होना चाहिए, फायर के केस में दोनों टाइम होना चाहिए, और मरीन इंश्योरेंस के केस में लॉस जिस दिन हुआ है उस दिन आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। शुरू वाले दिन यानी कॉन्ट्रैक्ट कराते टाइम था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों प्रिंसिपल समझ में आए? क्या ये दोनों प्रिंसिपल क्लियर है? क्या ये दोनों प्रिंसिपल क्लियर है? कोई बच्ची हैंड रेज कर रही है, बता दीजिए बेटा। नवराज, पूजा, आरती, बताओ बेटा, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? बेटा अब मेरी एफिशिएंसी कम हो गई है, आई मीन टू से मेरी एनर्जी। अगर मैं आगे करवाऊंगी तो फिर मैं बहुत एनर्जेटिक वे से नहीं करवा पाऊंगी, समझ नहीं आएगा क्या फायदा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही नहीं करवा सकती। ठीक है, तो आज मैंने बैंकिंग का पूरा कवर करवा दिया, इंश्योरेंस के 2 पॉइंट। देखो बेटा फिर से करवा देती हूँ नैन्सी, कोई बात नहीं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा, जब कोई भी बंदा किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवा रहा है ना, तो उसका उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी बंदा किसी का भी करवा लेगा इंश्योरेंस, कि मान लो कोई बंदा है और हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हम उससे इंश्योरेंस करवा, मान लो इसका मतलब तो हम मैं किसी भी गाड़ी का करवा लूंगी इंश्योरेंस, समझ रहे हो, किसी भी घर का करवा लूंगी, और फिर कहूंगी उसमें आग लग गई तो मेरे को दे दो पैसे। तो ऐसे नहीं होता है। तो ये कहते हैं ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जब हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना, तो उससे मेरा कुछ रिलेशन होना चाहिए, कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते हैं। यानी मेरा उससे कुछ रिलेशन होना चाहिए, ऐसा सोच लो आप। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में जब कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तब होना चाहिए। जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल बताया कि हस्बैंड वाइफ जब इंश्योरेंस करवा रहे थे तब तो थे, बाद में तलाक ले लिया तो बाद में भी वाइफ को पैसे मिलेंगे, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम होना कंपलसरी है। फिर फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों टाइम होना जरूरी है, और मरीन इंश्योरेंस के केस में लॉस के टाइम होना जरूरी है। सोनी मैम, मैम ये इंश्योरेबल दोबारा बता दो, बता दिया मैम, नोट्स बना रही हूँ, तो थोड़ा लिखने के हिसाब से प्लीज बता दिया करो। लिखने के हिसाब से क्या बेटा, बस लिखने के हिसाब से ये तीनों पॉइंट डालो, आपने पूरी कहानी सुन ली तो आप लोगों ने बस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगी, मतलब बता दूं, आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो मैं बता दूंगी। वैसे ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो सोनी, तो आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स भी पड़े हैं आप लोगों की एप्लीकेशन में, पीडीएफ फॉर्म में, इंग्लिश के, और उसमें बहुत कम कम लिखा गया है आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप सीधा वो भी रीड कर सकते हो। वो पिछले बैच के मेरे किसी स्टूडेंट के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो जो सोनी, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो वो भी ले सकते हैं, वरना बेटा नोट्स आप अपने हिसाब से बनाओ, मुझे क्या पता आपको क्या चीज रिवाइज करने की जरूरत है दोबारा, समझ रहे हो। फिर भी इस इंश्योरेबल पॉइंट में यही एबीसी 3 पॉइंट याद करने के हैं। बेटा आज की क्लास का पीडीएफ जस्ट ये क्लास खत्म होते ही मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ बेटा अच्छी बात है, ऐसी बात थोड़ी ना होती है कि हिंदी में, और जो वो नोट्स है ना, जो वो इंग्लिश वाले नोट्स में बता रही हूँ उसमें भी हिंदी का यूज किया गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी समझ सके। जो मैं नोट्स बता रही हूँ उसको एक बारी देखें जरूर, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग नोट्स है। बाइलिंगुअल ही है वो, मतलब बहुत ज्यादा हिंदी यूज नहीं करी गई है, बट आप लोगों को समझ में आए इतना यूज किया गया है। ठीक है, तो एक बार जरूर देखें, आपके एप्लीकेशन में पड़े हुए हैं हैंड रिटन नोट्स। ठीक है बच्चों, अब लीव करते हैं क्लास को। बेटा अमन, आई मीन टू से आपका नाम कुछ और है, मेरे को याद आया थोड़ा सा, आपकी मेरे मुझसे बात हुई थी। तो आप ना बेटा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप यानी जो आप लोगों का नंबर है ना, जो आप लोगों को गिवन है 84480 वाला, 8448077024, ये वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें कि मैम मुझे ऐड कर लें। हाँ, अनामिका याद आ गया मुझे। तो आप मुझे ये मैसेज करें कि मैम मुझे ऐड कर ले, तो मैं ऐड कर लूंगी, अभी अभी कर देना, वरना तो फिर डिले हो जाएगा।
हाँ बेटा, पता है सोनी, कल को आप टीचर बनोगे ना, तो आपको दोनों चीजें यूज करनी होगी, तो आप सीखिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मैं ना एंड करती हूँ अब, बस बेटा एफिशिएंसी लेवल गया बिल्कुल, एनर्जी लेवल, सॉरी एफिशिएंसी बोली जा रही हूँ मैं जब से। अ, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं तो सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और एक आप लोगों को बता दूं कि शायद आप लोगों को नहीं पता चलेगा कभी भी, मैंने भी कभी जो 11 12 है वो हिंदी मीडियम से करी है, तो ऐसा मत सोचो। आप लोग पढ़ते रहिए, कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग हिंदी मीडियम के हैं। समझ रहे हो? क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, हरियाणा बोर्ड से मैंने की थी, तो आज मुझे खुद को ही नहीं पता है कि मैं हिंदी मीडियम थी। तो समझ रहे हो, तो वो पास पास हो जाता है, आप लोग सीखते रहिए बस। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नए सेशन में, नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और रिवाइज करते रहिए चीजों को। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। आप लोगों का जरूर इस बार क्लियर हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम। ठीक है, इसी थैंक यू बेटा रेनू। वो बहुत छोटा सा पार्ट मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी है बुक के फर्स्ट पेज पे। बाकी कभी मिलेंगे, काफी किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी जर्नी और तय कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कभी, है ना? ठीक है स्टूडेंट, एंड करती हूँ इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय माता दी।